आपका ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत और कविता भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में अगले 1 घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों को। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देंगे। तरीका बेहद ही आसान है, आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। साथ ही हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है सवाल पूछने का तरीका और हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जिनसे कि हम सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाजार पर और आज मार्केट पर देखें तो काफ़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। कमज़ोर ग्लोबल संकेतों का असर आज बाजार में दिखाई दे रहा है। निफ्टी करीब 240 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी में 211 अंकों की कमजोरी आज देखने को मिल रही है और निफ्टी में करीब 44 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी चौतरफा बिकवाली का माहौल है, सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में और सबसे ज़्यादा वीकनेस है आज ऑटो में, रियल्टी पैक्स और सरकारी बैंकों में आज वीकनेस देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स है आज का टॉप लूजर, नतीजों के बाद 4% की गिरावट। मारुति सुजुकी भी गिरावट देखने को मिल रही है और आयशर में भी आज गिरावट है 3.5% की। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये तमाम मेटल स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब कविता के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि उनकी नज़र कहाँ है मार्केट पर और इसके अलावा एक्सपर्ट से भी आगे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस पेशकश में हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी जुड़ने वाले हैं, तो मार्केट चेक बाजार की हम आगे भी लेंगे और दर्शकों के साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और हेंसे सिक्योरिटीज़ के महेश ओझा भी जुड़ चुके हैं और आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तमाम एशियन बाज़ारों के मुकाबले अगर हम देखें तो हमारे बाज़ार उतने नहीं गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर रडार संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लार्ज कैप्स में हालांकि जो दबाव है वो अब बाजार में कितना फैलेगा ये हमें देखना होगा, जो कि आने वाले कुछ घंटों में हमें चाल समझ आ जाएगी बाजार की। लेकिन ध्वनि, अब जिस तरह के संकेत में गिफ्ट निफ्टी शुरुआत में दे रहा था बाजार के शुरू होने से पहले, बाजार अब वहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट उसी स्तर पर अब पहुँचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक कमज़ोरी की बात है, कितनी और ये गहराती हुई दिखाई दे रही है, आज के सत्र के लिए अहम लेवल्स आपके मुताबिक क्या होंगे बाजार के लिए? सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी को लेते हुए यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी देखिए, इंट्राडे चार्ट्स को अगर हम देखें तो वहां पर जब हम ऑल टाइम हाई बनाए थे तो वहां पर एक ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन भी इसके अंदर देखने को मिल रही थी। जो यहाँ पे करेक्शन है, ये दिस इज अ हेल्दी करेक्शन कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को ही ढूंढना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे ब्रॉडर स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई भी डेंट नहीं आया है, बट नीचे जो सपोर्ट लेवल अब निफ्टी का है वो 24,550 के पास बन रहा है। तो खास करके इंडेक्स पे कोई भी एक बेयरिश साइड के तो संकेत नहीं बन रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है जो 24,500 तक गहरा सकती है। यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो डेफिनेटली हमने इंट्राडे बेसिस पे देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, बट ओवरऑल वहां से हम रिकवर कर चुके हैं। इनफैक्ट वी आर ट्रेडिंग एट डेज हाई अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो, और यहाँ पे डेली चार्ट्स भी इसके काफी इंटरेस्टिंग बन रहे हैं जहाँ पे 50 पीरियड की ईएमए जो है उसको बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिस्पेक्ट करा है और वहां से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे अभी आगे चलते हुए हमें मोमेंटम जो है वो बैंक निफ्टी और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। निफ्टी में अभी थोड़ा बहुत करेक्शन फेज जो है वो चलता रहेगा, बट बैंक निफ्टी में जैसे ही हम 51,700 के मार्क को क्रॉस करते हैं तो फर्दर बुलिश साइड के ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर नजरिया यहाँ पे अभी भी बुलिश ही है, हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, उसे हम कह सकते हैं। तो ध्वनि जी की पूरे बाजार पर एक साउंड ओपिनियन, तमाम अहम लेवल्स उन्होंने बताए और बहुत ही स्पष्ट और आसान तरीके से आपको बताया कि बाजार में आखिर किन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है और बाजार किस तरह के संकेत दे रहा है। चलिए, नतीजों का दौर है, लगातार मैनेजमेंट भी हमसे जुड़ रहा है और आज बात हम करेंगे मैक्स हेल्थ केयर की। पहली तिमाही में मैक्स हेल्थ केयर की आय 1629 करोड़ से बढ़कर
1935 करोड़ रही है और मुनाफे के फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये 291 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़ रहा है। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव नजर आया है। इस बार के नतीजों, आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी अभय सोई साहब। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में, हमें समय देने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजों की तमाम बड़ी बातें हमने बताई और जो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक अच्छा जंप जो है नंबर्स में टॉप लाइन में देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन्स पर हल्का दबाव हम देख रहे हैं। अगर मार्जिन के इन दबाव को हम समझना चाहें तो उसके कारण क्या हैं? क्या ये इसलिए है कि सीजनैलिटी फैक्टर इसमें है या जो नए बेड एडिशन हुए हैं उसके खर्च शामिल हैं या कुछ और भी कारण इसमें हो सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि रेवेन्यू में हमारी 18% वृद्धि हुई है और ये वृद्धि ऑक्यूपेंसी की वजह से नहीं, लेकिन आरपॉब इंक्रीज की वजह से हुई है। जो क्लिनिकल प्रोग्राम्स हैं, हायर एंड सर्जरीज हैं वो करी हैं, रोबोटिक्स और ऑन्कोलॉजी की सर्जरीज होती हैं और ट्रांसप्लांट्स हैं जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग हायर एंड सर्जरीज हैं, जो ज्यादा उच्च कोटि की सर्जरीज हैं वो करी गई हैं और उसकी वजह से आरपॉब इंक्रीज किया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ज्यादा महंगी सर्जरी, ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते हैं उसमें जो प्रतिशत मार्जिन होता है वो कम होता है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो एक टोटल प्रॉफिट होता है उन सर्जरी से वो ज्यादा होता है। तो हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि 2 लाख की सर्जरी जिसमें 20% मार्जिन हो वो ज्यादा बेहतर रहता है। हालांकि अगर आप 20,000 रुपए की सर्जरी करें उसमें 50% मार्जिन हो। बिल्कुल। सर, ये भी समझना चाहेंगे आपका जो अभी करंट हॉस्पिटल नेटवर्क ऑक्यूपेंसी है वो 75 से 76% है और आपकी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड अगर उसकी बात करें तो 75,000 के पास पहुंच चुकी है। अब इसके बाद क्या कुछ नियर टर्म कंसर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं? यहाँ से क्या आप लिमिटेड वॉल्यूम ग्रोथ की दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं कंपनी के लिए? देखिए, 15वां क्वार्टर है यहाँ पे आरपॉब इंक्रीज किया है और 15 क्वार्टर से ये आरपॉब हाईएस्ट रहा है इंडस्ट्री में और हर बार ईयर ऑन ईयर इसमें वृद्धि हुई है। सो मेरा मानना है कि ये चलता रहेगा। जहां तक ऑक्यूपेंसी का सवाल है और कैपेक्स का सवाल है, हम कैपेक्स कर ही इसीलिए रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी लेवल्स एकदम ऊंची हैं और आइडियल कैपेसिटी नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। तो जब भी वहां पे हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इन हॉस्पिटल्स में, तो जैसे हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे उसकी इमीडिएटली टेक अप हो जानी चाहिए इस कैपेसिटी की, क्योंकि अभी ये जरूरत है बिजनेस की। हमारे सारे हॉस्पिटल्स में वेटिंग भी है और क्योंकि ये ज्यादा प्रेफर्ड हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पे लोग ज्यादा आना पसंद करते हैं, तो उनकी ऑक्यूपेंसी हाई है तो हमें और यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है और जो हम कर रहे हैं। सोई साहब, यहाँ पर आपके एक्सपेंशन को लेकर सवाल पूछना चाहेंगे। दिल्ली एनसीआर तो आपके फोकस में है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम और लंबी अवधि के मौकों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपका ध्यान जा रहा है? लखनऊ एक्सपेंशन के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से नाम आपके बेड़े में शुमार हो सकते हैं? बिल्कुल, डेट फ्री कंपनी है हम। 60 करोड़ का नेट कैश पॉजिटिव है अभी, 2 एक्विजिशन 1500 करोड़ के करने के बाद भी। तो इसके नतीजे से अगर हम और कुछ 500 करोड़ का एबिटा रहा है इस क्वार्टर और ये बढ़ना चाहिए, तो फ्री कैश फ्लो भी जनरेट हो रहे हैं कंपनी में। 300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था इस क्वार्टर में और पिछले साल मेरे ख्याल कुछ 1200-1300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था पूरे साल का। तो अगर इस हिसाब से देखें तो बैलेंस शीट भी है और अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं हम बाकी शहरों में। इस टाइम हमने पिछले 3 महीने में द्वारका में हॉस्पिटल खोला, नागपुर में एक्विजिशन किया है, एक लखनऊ में किया जैसे आप जानते हैं, और आज हमने अनाउंस किया मोहाली में पंजाब में एक और हॉस्पिटल का बिल्ड टू सूट एक टाइप किया है जहाँ पे वो 250-300 बेड का हॉस्पिटल बना रहा है हमारी स्पेसिफिकेशंस के लिए। में पैसे भी वो लगाएगा और हम उसको एक लीज रेंट देंगे जिस दिन उसका हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ।
इस अरेंजमेंट में हमें फायदा ये रहता है कि जो डेवलपमेंट रिस्क होता है या टाइम या कॉस्ट ओवररन होता है या कोई ज्यादा महंगा हो जाए, ज्यादा टाइम लग जाए उसको बनाने में, ये हमारा कॉस्ट नहीं है, ये उन्हीं का रिस्क होता है। हमारा रेंट सेम रहेगा जिस दिन वो हमें हैंड ओवर करेंगे उस पर। सो फोकस है और भी कुछ 15-20 शहरों में, यहाँ पे हमारे जो बाकी पीयर ग्रुप है, जो हमारे बाकी कंपेटिटर्स हैं, उनने वायबिलिटी प्रूव करी है। यहाँ पे वो अच्छा खासा कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वहां पे जाके एंटर करें और भी अच्छा काम करें। सोई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब आपने हमें दिए हैं। और चलिए, यहाँ पर हम आगे मैक्स हेल्थकेयर पर बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जो कि फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और उनके स्टॉक की दुविधा का समाधान आते हैं। नागपुर से देशमुख साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? नमस्कार मैम, झील का जो है, कौन सा हेलो? स्टॉक लिया आपने? आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। हाँ जी एंटरटेनमेंट जो है किस भाव पे लिया है? 164। कब तक रुकना चाहते हैं? 6 महीने तक मैम रुकना चाहते हैं। चलिए ध्वनि, क्विकली आपके पास आऊंगी, चार्ट्स बताइएगा। 164 की इनकी बाइंग प्राइस है। जी बिल्कुल, यहाँ पे री में इनकी जो 164 की बाइंग है, ऑफ कोर्स अभी फिलहाल इनको लॉस पोजीशन यहाँ पे होल्ड करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी बुलिश साइड के सेटअप मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज इंट्राडे में यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला है, बट स्टॉक के अंदर ज्यादा कोई अपसाइड ओवरऑल पोजिशनली यहाँ पे विटनेस करने को नहीं मिल रही है। अभी भी के अंदर नीचे फिसलने का पोटेंशियल है, जहाँ पे नीचे 127, 128 के लेवल्स तक ये वापस से नीचे गिर सकता है। तो मेरी इनसे एग्जिट की सलाह रहेगी, स्विच ओवर करें। ठीक है, तो आपको एग्जिट करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अभिनव हमारे साथ हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से इस वक्त जुड़े हुए। अभिनव, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास थॉमस कुक है 254 के रेट का, 3000। तो एग्जिट करना चाहिए या होल्ड कर सकते हैं इसमें? ठीक है, नुकसान अच्छा खासा इसमें आपको होता हुआ। और जरा हमें बताइए कि कब आपने ये स्टॉक लिया था? मैंने परसों लिया था। ठीक है, और कितना समय और दे सकते हैं? 2 महीने 3 महीने। ठीक है, ध्वनि मैं आपके पास आना चाहूंगा। थॉमस कुक 254 की इनकी बाइंग है, 3000 शेयर, अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ। 2 से 3 महीने का नजरिया इनके पास, बताएं कितनी रिकवरी हो सकती है? यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो खरीद है वो प्रीवियस स्विंग हाइस के पास ही है, जहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट एक्सपेक्टेंसी पे स्टॉक शायद यहाँ पे बाय करा है, बट वो यहाँ पे सस्टेन नहीं करा और उसके बाद हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आज की सेशन में यहाँ पे जो इंट्राडे लोस थे उससे तो स्टॉक ने यहाँ पे बाउंस दिखाया है। ये सस्टेन करेगा तो इनको वापस से यहाँ पे ऊपर 247 से लेके 248 के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी फिलहाल की जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखे। आज इंट्राडे लो जो यहाँ पे बने हैं 214, उसको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मान के चले। ठीक है, तो 214 के स्टॉप लॉस के साथ थॉमस कुक में बने रहने की सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कानपुर से विवेक शर्मा जी जुड़े हैं। विवेक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर हैं 200 शेयर। और किस भाव पे लिया है? मैंने इसको लिया है 20 रुपीज पे, 20.50। हम चेक करना चाह रहे थे कि कुछ यहाँ पर गलती तो नहीं है, क्योंकि ये क्या कोविड के पहले या उसके आसपास ही खरीद है आपकी? मैंने लिया था इसको 16 मार्च 2021 में। 2021 में लिया था, उसके बाद से तो स्टॉक रुका नहीं, लगातार अप ट्रेंड में ही है। पिछले 1 साल का भी अगर चार्ट हम देख लें, 740% ये स्टॉक चल चुका है मात्र 1 साल में। 640 अंकों की तेजी अगर पॉइंट वाइज देखें तो यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स इस वक्त 724 के पास कारोबार कर रहा है। एक बार यहाँ पर फंडामेंटल राय ले लेते हैं। महेश जी, क्या सलाह होगी आपकी ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में
काफ़ी अच्छा रनअप ये स्टॉक दिखा चुका है, अब थोड़ा मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए या और अपसाइड देख रहे हैं आप स्टॉक में? नहीं, डेफिनेटली कंपनी काफी सालों से एक अच्छा मोमेंटम कंपनी में कंटिन्यू था और यहाँ से भी कुछ ना कुछ अपसाइड जो पोटेंशियल बने हुए हैं, बट इनकी खरीदी अगर 20-21 रुपए की है तो यहाँ पे इनको पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और हाफ जो क्वांटिटी है वो इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल आगे का आउटलुक पॉजिटिव है, बट प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है और ये लेवल एक अच्छे लेवल है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन कुछ टाइम तक हो ये, लेकिन आउटलुक यहाँ से भी कंपनी का पॉजिटिव है। अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 670 का, तो उसके नीचे अगर जाता है तो फिर वापस से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बट ओवरऑल कंपनी का फंडामेंट अच्छा है और यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। फंडामेंटल अच्छा है, 670 का स्टॉप लॉस सेफर साइड लगा दीजिए, क्योंकि उसके नीचे निकला तो फिर गिरावट सकती है स्टॉक में। तो 670 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप, पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप होल्ड कीजिए, अदरवाइज पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते चलिए। अपना जो कैपिटल जो पूंजी लगाई थी एटलीस्ट वो यहाँ पर निकाल दीजिए, और अगर बने रहना चाहे तो बने रह सकते हैं, कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा ले, ये है आपके लिए सलाह। जे.एन.के बैंक के हवाले से अहम खबर आती हुई, इनफैक्ट एक्सक्लूसिव खबर आती हुई, जो हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमें समझाएंगे। दरअसल केंद्र ने यहाँ पे 7,900 करोड़ का फंड देने, स्पेशल फंड देने का यहाँ पर ऐलान किया है। साथ ही बैलेंस शीट साफ करने के लिए भी यहाँ पर इस बैंक को फंड मुहैया कराया जा सकता है। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी जो खबर लेकर आए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं इस वक्त। प्रकाश, खबर समझाइएगा, क्या है? देखिए, सरकार ने जेएनके बजट के, तो जेएनके गवर्नमेंट के लिए जो बजट में प्रस्ताव किया है उसमें करीब 7,900 रुपए का स्पेशल प्रोविजन किया गया है, ताकि पैसा जेएनके गवर्नमेंट को दिया जाएगा स्पेशल फंड के तौर पर, और इस पैसे के जरिए जेएनके गवर्नमेंट के ऊपर जो जेएनके बैंक का बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जेएनके बैंक का काफी बकाया है जेएनके गवर्नमेंट के ऊपर काफी लंबे समय से, जिसमें पेंशन के लिए, सैलरी पेमेंट के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए जेएनके गवर्नमेंट ने जो पैसे लिए थे वो काफी लंबे समय से ड्यूज आउटस्टैंडिंग है। लिहाजा उसके पेमेंट के लिए ये स्पेशल फंड जो है वो दिया जा रहा है गवर्नमेंट सोर्सेस से, थ्रू हमें जानकारी मिल रही है। और इससे जो जेएनके बैंक है उसका जो बैलेंस शीट है उसको क्लियर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर ये लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इस बात का डर है कि आरबीआई जेएनके बैंक के अगेंस्ट में एक्शन ले ले। लिहाजा ये स्पेशल फंडिंग का प्रोविजन किया जा रहा है ताकि जो बैलेंस शीट है वो क्लियर किया जाए और आरबीआई का जो एक्शन है वो जेएनके बैंक के अगेंस्ट में न हो। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये जेएनके बजट के थ्रू ये प्रोविजन किया जा रहा है और ये जो है वो जेएनके बैंक को दिए जाएंगे। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो क्लियरली बकाये का भुगतान और देनदारी एक तरह से खत्म करने के लिए ये एक बहुत बड़ी सहायता जो आती हुई दिखाई दे रही है और बहुत बड़ा पॉजिटिव भी। ध्वनि, आप ही के पास मैं आऊंगी। राहत भरी खबर है, आप स्टॉक के लिहाज से इसे कैसे देखती हैं और अब आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? ध्वनि, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ध्वनि, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए महेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चेक हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जैसे ही हमारा संपर्क इनसे स्थापित हो जाता है। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर की ओर हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 7 मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है और राज्य के मंत्रिमंडल उप समिति ने करीब 81,137 करोड़ के मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी यहां पर दिखाई है। ये प्रोजेक्ट विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण में लगेंगे, जिनसे करीब 20,000 नए जॉब्स के मौके बनेंगे। नए प्रोजेक्ट्स में सेमीकंडक्टर चिप, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी के प्लांट लगेंगे।